वेलकम बैक अगेन डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों का बिजनेस ज़बरदस्त ढंग से चला रहा होगा और लॉकडाउन में उस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा होगा। हम लोग क्या सीख रहे थे? हम लोग एक कोर्स देख रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डेवलप किया जाए, उससे कैसे हम बिजनेस में फ़ायदा उठा सकते हैं, इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। जिसमें हम लोगों ने पिछले के 4 वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ मैं। वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाइए, मेरे चैनल का नाम नीचे लिखा हुआ शांति क्लासेज AS के साथ मैकेनिकल, इस पर क्लिक कीजिए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए और वहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट का जो प्लेलिस्ट है उसको खोलिए और उसमें एक एक वीडियो को देखिए। एक एक वीडियो को आप सीरियल नंबर से देखिए। यदि आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था पूरा ऑर्गेनाइजेशन की एक एक थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, नियो क्लासिकल थ्योरी और मॉडर्न थ्योरी को हम लोगों ने देख लिया। आज की वीडियो में हम लोगों को देखना प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य प्रिंसिपल क्या है, इन सब चीज़ों को देखना है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन को पहले समझेंगे, तब जाके हम उन सब चीज़ों को क्या क्या उसमें होना चाहिए उन सब चीज़ों को समझेंगे, उसके मेन प्रिंसिपल को समझेंगे, तब जाके हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होना चाहिए भाई? तो सबसे पहले आपको होना चाहिए कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव है, जिसके रीजन से, जिसके लिए आपने एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया है, आप एक बिजनेस जो शुरू किया है, उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है आपका, वो आपको उस पर कंसीडर करना है। उसको देख के ही एक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करना चाहिए आप लोगों को। दूसरा है आपका रिलेशनशिप ऑफ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जितने भी पार्ट्स आपने बना रखे हैं, सबका एक दूसरे से रिलेशनशिप होना चाहिए, वरना सब इंडिपेंडेंट हो जाएगा, एक अलग हो जाएगा। यदि एक दूसरे पर वो मतलब एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, एक दूसरे पे रिलेशनशिप कुछ नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो बिल्कुल आपसे टूट जाएगा, बिखर जाएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बंधा रहा है, इसलिए जरूरी है कि उसका एक पार्ट दूसरे पार्ट पे डिपेंडेंट हो। ठीक है, तीसरा क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी। आप उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी को बांटिए और ऑथोरिटी को बांटिए। ऑथोरिटी जिसको दे रहे हैं, जिस कहते हैं ना कि कुछ शक्तियां आपको जिम्मेदारियों के साथ आती है। हर सुपर हीरो की फिल्म देखते होगे तो ये बात आती है कि जितना ज़्यादा आपके पास पावर है, इसका मतलब उतना ही ज़्यादा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उतना ज़्यादा काम करने की आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को लाती है ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लाती है। तो आपकी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऑथोरिटी अगर आप बांटते हैं तो उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बांटिए, और वो क्लियर कट बंटवारा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई जैसे दो पावर लेवल वाले लोग एक दूसरे से भिड़ ना जाए। ठीक है, तो दोनों में कौन ज़्यादा पावर है, किसके पास कम पावर है, दोनों में कॉन्ट्रडिक्ट होता है, तो वो किसके पास जाएगा, इस सब सारे चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर किसी के पास ऑथोरिटी दे रहा है तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी क्लियर कर उसको पता होना चाहिए कि ये काम आपका, ये होना चाहिए, नहीं होगा तो मैं देख लूंगा आप लोगों को। ठीक है, दूसरा स्पैन ऑफ कंट्रोल। आपको स्पैन ऑफ कंट्रोल को भी क्लियर कट रखना है। ठीक है, स्पैन ऑफ कंट्रोल को भी, कि किसके कंट्रोल का कितना बड़ा दायरा है, इन सब चीज़ों को भी क्लियर कट होना चाहिए। डिवाइडिंग एंड ग्रुपिंग वर्क। आपको जो काम है उसको डिवाइड करना है और ग्रुपिंग करना है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है तो भैया आपको, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भाई कुछ काम का ग्रुप बनाना है कि भाई पैकिंग ही यहाँ पे होगा, उसके लिए इतने एम्प्लॉय रहेंगे, इसमें ये वर्कर काम करेगा, इसका कोऑर्डिनेटर ये है जो देखेगा इसको और बताएगा, रिपोर्ट करेगा, कुछ डिले होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ये सारे चीज़ें हम लोग ये करेंगे। ठीक है, और इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेशन भी जरूरी है। अगर आपने डिवाइड कर दिया, ग्रुप बना दिया है ढेर सारे वर्कर का कि भाई 4 लोग यहाँ पे काम करेंगे, 4 लोग यहाँ पे काम करेंगे, 4 लोग यहाँ पे करेंगे, तो ग्रुपिंग अगर है तो उसका कोऑर्डिनेशन की भी आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद इफेक्टिव डेलीगेशन। डेलीगेशन जो होता है वो एक इफेक्टिव डेलीगेशन होता है, जवाबदेही होता है या फिर जो भी है वो सारा का सारा आपको एक इफेक्टिव होना चाहिए। उसके बाद कम्युनिकेशन है, उसके बाद लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप, ये भी आपका दम क्लियर कट होना चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में। एक और चीज़ है वो है बैलेंस, स्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इन सब चीज़ों को हम लोग डिटेल में एक अब यहाँ पे तो मैंने जानबूझ के पॉइंट वाइज लिखा रहा हूँ, क्योंकि पॉइंट वाइज मैं सारी चीज़ को एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ, पर यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखा हुआ है पॉइंट वाइज लिखा हुआ है, ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं लिखा हुआ, ताकि आप लोगों के लिए बल्कि ना बने। ठीक है, तो बहुत सारे चूँकि पॉइंट्स मैंने अंग्रेजी में ही पढ़ा है तो इसलिए लिखा हुआ भी यहाँ पे जो नोट्स भी है वो इंग्लिश में ही है, ताकि जो बच्चे इंजीनियरिंग के बच्चे हैं वो उसको समझ में आ जाए। पर वो हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। फिर भी यदि आप लोगों को कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं सेपरेट वीडियो बना के भी उसको क्लियर कर दूंगा। यदि छोटे से टॉपिक रहा तो मैं आपको पर्सनल भी डील कर लूँगा। तो ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत आएगा तो बस आप उसको बताया कीजिए मुझे। ठीक है, आगे का पॉइंट है
जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा उन सब चीज़ों को थोड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको हम डिटेल में देख लेते हैं। जैसे है आपका रिलेशनशिप बिटवीन बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो ये आपका रिलेशनशिप ऑफ बेसिक कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो क्या है बात, तो एक ऑब्जेक्टिव्स है। आपका कोई कंपनी है तो उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर होगा, क्या आप पाना चाहते हैं, आपका गोल क्या है। तो कैसे रिलेशन बनेगा उन सब के बीच, तो देखिए आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कैसे रिलेशन बनेगा, जो भी इसके बेसिक कंपोनेंट उसके बीच का रिलेशन कैसे बनेगा। तो आपका कोई ऑब्जेक्टिव है तो वो डिटरमाइन करेगा, वो बताएगा आपको कि कैसा आपका टाइप ऑफ वर्कर्स कैसे होना चाहिए, उसके फंक्शंस क्या होने चाहिए। ठीक है, तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ऑब्जेक्टिव सेट करेगा, जो आपकी कंपनी का ऑब्जेक्टिव सेट करेगा कि भैया आपको कैसे वर्कर चाहिए, कैसा काम चाहिए। ठीक है, टाइप ऑफ वर्क को ही डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा, आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यानी कि आपका अंदर जो फंक्शंस होंगे वो सबको कौन डिसाइड करेगा, आपका, आपके कंपनी का ऑब्जेक्टिव। और ये डिसाइड करेगा, ठीक है, पर्सनल का और फिजिकल फैसिलिटी को। ठीक है, तो कैसे कैसे एक दूसरे पर सारी चीजें डिपेंडेंट है कि ऑब्जेक्टिव जो मेन तो है आपका ऑब्जेक्टिव कंपनी का, ये डिसाइड करेगा टाइप ऑफ वर्क जो डिसाइड करेगा पर्सनल, जो भी वर्कर्स वगैरह हैं या फिजिकल फैसिलिटीज वगैरह उसको देना पड़ेगा। भाई काम जैसा करेगा उस प्रकार फैसिलिटीज को चाहिए, बिना इक्विपमेंट को वो काम कर देगा क्या, तो उसको फैसिलिटी दोगे ना। अगर भाई आपको इलेक्ट्रिसिटी बनाना है तो भैया आप पावर या पानी वगैरह जो भी जरूरत पड़ेगा फैसिलिटी तो वो सब देना पड़ेगा हमको, आपको। ठीक है, तो ये आपका एक दूसरे पे डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी। जो हम लोगों ने पढ़ा, जो पॉइंट था हम लोगों का प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या था भाई। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पहला था कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, तो ये तो सिंपल सी है कि भाई ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। फिर हम लोगों ने देखा रिलेशनशिप ऑफ बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या है भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो everybody in organizational structure must understand the limits of his authority and responsibility। हर किसी, जो भी एम्प्लॉय, जो भी वहाँ है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, हर किसी को पता होना चाहिए कि उसकी ऑथोरिटी का लिमिट्स क्या है, लिमिटेशन क्या है। ऐसा नहीं कि वो अपने आप को ओवर पावर समझ ले और कुछ भी समझ ले, उसके ऊपर ऑथोरिटी रहे भी नहीं और वो भी काम कर रहा है वो नहीं। तो हर किसी को अपनी जो भी ताकत है उसकी ऑथोरिटी, उसकी लिमिटेशन पता होना चाहिए और उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पता होना चाहिए। कहने का मतलब है ही शुड नो वेयर हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑथोरिटी स्टार्ट एंड स्टॉप, कहाँ से उसकी ताकत शुरू होती है और कहाँ पे जाके खत्म होती है। कौन उसके बस की चीज नहीं है, कौन सा वो ऑर्डर नहीं दे सकता है, कौन सी चीजें वो दे सकता है, एकदम क्लियर कट। जैसे आपको गवर्नमेंट में ऑफिसर्स वगैरह के का पावर होता है कि उसको क्लियर कट पता होता है कि भैया आपका ये पावर के अंदर आता है और ये आपके पावर के अंदर नहीं आता है। ठीक है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और आपकी ऑथोरिटी क्या है, दोनों क्लियर कट पता होना चाहिए कि वो कहाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होती है और कहाँ से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होती है। ठीक है, कहाँ से उसका पावर शुरू होता है और कहाँ पे जाके उसका पावर खत्म हो जाता है। ये दोनों चीजें आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्लियर कट उसके सारे एम्प्लॉय को पता होना चाहिए, जो भी उसमें आपने पावर लेवल सेट किया हो सबको ये चीजें पता होना चाहिए। और यही चीज़ की कमी आपको जनरल हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखने को मिलता है। लोगों को पता ही नहीं होता है कि भैया हमारा पावर क्या है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो वो क्लियर कट, मैं तो कहता हूँ कि भैया हर किसी को ना पूरा लिख के मिलना चाहिए। जब जैसे वो जॉब ज्वाइन करे या फिर कोई भी आप उसको अथॉरिटी देते हो तो आप उसको लिख के एकदम पूरा दो कि ये सब चीज़ें आपके अंडर में आता है और ये सब चीज़ें आपके अंडर में नहीं आता है। यहाँ पे उंगली मत करना और यहाँ पे जरूर करना। ठीक है, यहाँ पे नहीं करोगे तो मैं कूट दूंगा और इसके ऊपर तुमने कर दिया कुछ तो भी मैं कूट दूंगा। ठीक है भाई, मेरे अंडर काम कर रहे हो ना, तो ज़्यादा करोगे तब भी कुटाओगे और अगर कम करोगे तब भी कुटाओगे। ठीक है, तो आपको क्लियर कट वो चीज़ें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपको जहाँ पे आप लोगों को दिक्कत आता है तो वह है स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है? तो a span of control or a span of management refers to the number of subordinates that report to an executive or the number of subordinates that an executive can supervise directly। तो किसको क्या देखना है, किसका कंट्रोल किस पे है, उसका पूरा स्पैन उसको पता होना चाहिए। ठीक है, ये कितने लोग उसके अंडर में आते हैं, किनको किनको वो कंट्रोल कर सकता है, किनको किनको ऑर्डर दे सकता है, किसको नहीं दे सकता, कोई काम नहीं करना है तो भैया किसको, मतलब किसका सुपरविजन किसको करना है, कितने लोगों पर कमांड करना, उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना है, वो सारे चीज़ें आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसको भी आपने जॉब दिया है, जो उस काम को कर रहा है।
नेक्स्ट है आपका डिवाइडिंग एंड ग्रुपिंग वर्क इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेशन। ये भी प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट था जिसको हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो ये सब मैं आपको जनरली सब कुछ बता चुका हूँ। इसमें आप लोग को समझ, इसमें हर एक टर्म्स को आप लोग समझते हो, इसमें हर टर्म्स को डिवाइडिंग आप समझते हो, ग्रुपिंग समझते हो, मैं एक्सप्लेन भी कर चुका पहले, और स्पेशलाइजेशन भी समझते हो, कोऑर्डिनेशन भी समझते हो, ठीक है। आपको ग्रुप को डिवाइड करना पड़ेगा, वर्क काम को डिवाइड करना पड़ेगा, उसके अनुसार आपको जो पीपुल है, जो भी आपके एम्प्लॉय हैं, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ग्रुपिंग करना पड़ेगा, उसको स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा कि भैया ये आपका स्पेसिफिक काम ये है और आपको इसी में उंगली करना है, दूसरे में जाकर उंगली नहीं करना है, ठीक है। आपको जैसे आप कोचिंग है तो आपको पढ़ाना, मैनेजमेंट में उंगली नहीं करना, मैनेजमेंट को जो मन करेगा वो करेगा, आप उसमें उंगली नहीं करोगे, ठीक है। कोई परेशानी, बहुत ज़्यादा परेशानी आपको मैनेजमेंट से आ गई तो आप जाके मेरे पास कंप्लेन करोगे, पर उसमें उंगली नहीं करने जाओगे, ठीक है। मैनेजमेंट को अलग काम रहेगा कि भाई आपका मैनेजमेंट से काम है, टीचिंग में जाकर उंगली नहीं करने जाओगे कि फलाना आप ये पढ़ाइए, ऐसे नहीं पढ़ाइए, वैसे पढ़ाइए। पढ़ाने वालों को अच्छे से पता है कैसे पढ़ाना है, उसको जाके अपना दिमाग नहीं देना है। ये सब चीज़ें एकदम क्लियर कट आपका मेंशन होना चाहिए, ठीक है। फिर कोऑर्डिनेशन भी आपको एकदम क्लियर कर भाई कि एक दूसरे में, इन दोनों में अच्छा कोऑर्डिनेशन भी बना रहे, ये भी आवश्यक है कि मैनेजमेंट और टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के बीच अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, ये भी आवश्यक है कि ये भी बना रहे। चलिए आगे चलते हैं, और आज के इस वीडियो का सबसे लास्ट टॉपिक देखने हैं हम लोगों को, वो है टूल्स फॉर अचीविंग कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन हमें करना है, दो के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जितने भी आपने ग्रुपिंग बांट रखा उसके बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और उसको अचीव करने के लिए हमारे पास क्या क्या टूल्स होने चाहिए उस पर हमें फोकस करना। वो सब आप देखो, आप इसको डेवलप करो, एक एक चीज़ को देखो यहाँ पे, और उसको धीरे धीरे करके अपना जो भी आपको छोटा मोटा भी दुकान है, स्कूल है, कोचिंग है, या फिर छोटा सा 3-4 लोगों का आपका ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक आध ही लोगों का ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 2-3 लोग हैं, अगर 1-2 स्टाफ है, तो उसी को लेके आप इस सब चीज़ों को डेवलप कीजिए, चीज़ों को बांटिए, सबका काम बांटिए, एक एक को ही भाई 4 भाग में बांट दीजिए कि भाई तुम्हारा ये काम रहा, तुम्हारा ये काम रहा, तुम्हारा ये काम रहा, ठीक है। 4 लोग हैं, 4 ही लोग में बांट दीजिए, 2 लोग हैं, 2 लोग में बांट दीजिए, ठीक है। तो उसमें कैसे हम कोऑर्डिनेशन बनाएं, उसके लिए है आपका सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल। 2 चीज़ें आपके कंपनी में अगर छोटा छोटा, भाई ये कुछ ऐसा नहीं खर्चीला है, आपको खुद बनाना है, ऐसे ही बैठे हुए हो लॉकडाउन में, तो इसको तैयार करो। आप लोग क्या करना, सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बनाना है, दूसरा आपको बनाना ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल, ठीक है। क्या क्या एक दूसरे दोनों को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या है? एंड ऑर्गेनाइजेशन चार्ट शोज द ग्रुपिंग ऑफ मेजर एक्टिविटीज इनटू डिपार्टमेंट्स एंड द मेन लाइंस ऑफ द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग दीज डिपार्टमेंट्स। तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है वो क्लियर कट बताएगा कि भैया ये काम ना यहाँ पे होगा, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होगा, या फिर कुछ भी होगा, यहाँ पे मान ले तो पैकेजिंग होगा, तो यहाँ पे होगा, और यहाँ पे आपका जाके सामान बिकेगा, ठीक है। आपने ए और बी 2 ग्रुप एकदम क्लियर कट आपका मैप पे दिखना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे, और उसमें दिखना चाहिए कि भैया उसकी ऑथोरिटी क्या है और लिमिटेशन क्या है। यहाँ पैकेजिंग करने वाले लोग हैं, और ये बिल्कुल ऐसा नहीं कि यहीं से बेच दे वो, ठीक है। ये आप अपने काम पे फोकस कीजिए, और इनका काम है इसको बेचना, वो अपने काम पे फोकस करें, ठीक है। और एकदम क्लियर कट उसकी ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है, दोनों का अपना अपना, आप उनको बिल्कुल अलग अलग ढंग से ग्रुप में होना चाहिए कि भैया यहाँ पे ये सब लोग काम कर रहे हैं और इनके पास ये ऑथोरिटी है, इसके बाहर नहीं जाना है इनको, और इनका ये काम है, इनके बाहर इनको नहीं जाना है, ठीक है। तो वो पूरा क्लियर कट चीज़ें वहाँ पे मेंशन होना चाहिए। दूसरा है आपका ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल। ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल क्या है भाई? तो वेयर एज द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट शोज ओनली जॉब टाइटल्स एंड देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर। जहां आपका अगर ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की बात करें तो उससे क्या बताता है? तो जॉब टाइटल, ये काम है इसका, ये बताएगा वो। जॉब टाइटल मतलब ये बताना कि आपका ये काम है, ये बता देगा। एंड द रिलेशनशिप टू ईच अदर, और ये बता देगा कि भाई एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है। भाई काम है इसका, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, ठीक है। इसका भी तुमने काम बता दिया कि भैया तुमको ना इस पे स्टिकर साट देना है, ठीक है, और यहाँ पे देना कि उस पर तुम नाम लिख देना है। तो एक दूसरे से रिलेशन है ना, कि जब तक साटेगा नहीं स्टिकर तब तक ये लिखेगा क्या उस पर कुछ। तो ये इनके पास रिलेशन है, तो एक काम भी दे दिया आप लोगों ने, और एक रिलेशन भी उसके बीच पता लग गया कि भाई यहाँ से जॉब यहाँ जाएगा, और यहाँ पे जो स्टिकर सटा हुआ है उस पर ये नाम लिखेगा। स्टिकर नहीं सटा हुआ है बढ़िया से, तो फिर ये क्या कर देगा, उसको रिटर्न कर देगा कि भैया स्टिकर साट के दो। ऐसा नहीं कि ये फिर साटेगा, पागल हो क्या, इसको नाम लिखना तो नाम लिखेगा, स्टिकर क्यों साटेगा वो, ठीक है। तो ये है आपका भाई रिटर्न आ रहा है, तो इसका मतलब तो नहीं कि कहोगे सर ये जो बार बार रिटर्न करेगा उससे बढ़िया साट देता, नहीं साटेगा ना। अगर रिटर्न करेगा तो ये पूछेगा भी तो कि क्यों नहीं साट रहे, तुम्हारा काम है तो ये सट के क्यों नहीं आ रहा है,
यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल, फिर इस पे इसका सैलरी भी तो काटेंगे, एक ही 2 बार रिटर्न करना पड़ेगा ना, उसके बाद इस पर उंगली भी तो होगा, इस पर कार्रवाई भी तो होगा कि क्यों जाके आपने, आपका काम ही स्टिकर साटना, तो फिर क्यों नहीं सट रहा है। अगर एक आध को फिर कम नहीं लगा तो फिर देखा जाएगा जिस प्रकार से आप उस प्रकार से अपना ऑर्गेनाइजेशन का आप व्यवस्था करोगे, ठीक है। तो रिलेशनशिप टू ईच अदर, ऑर्गेनाइजेशंस मैनुअल आउटलाइंस इन डिटेल ऑल द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर द डिफरेंट पोजीशंस द चार्ट्स सोच। तो ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल क्या करता है भाई, तो ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल जो आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट ने बना के दिया, ठीक है, उसी को पूरा ब्रीफली आउटलाइनिंग करता है, उसके डिटेल्स ऑफ ऑल ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिफरेंट पोजीशंस। उसी जो आपका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है उसी के डिफरेंट पोजीशन पे क्या क्या ऑथोरिटी सबके है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसी को ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल क्लियर कट सोच करता है, उसको बताता है, जो उसको चार्ट जो बताया है उसी को आउटलाइनिंग करता है, पूरा डिटेलिंग उसकी वो ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल में लिखा रहता है। तो यही का चार्ट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि भाई यहाँ ये काम हो रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसको पूरे आउटलाइनिंग कौन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल। जिस प्रकार से आपके पास जो मैनुअल आता है, ठीक है, एक मैनुअल होता है, एक चार्ट, देखो जब भी कोई प्रोडक्ट करते हो ना तो उसमें चार्ट भी रहता है और एक मैनुअल भी रहता है, ठीक है। मैनुअल आपको पूरा उसका डिस्क्रिप्शन रहता है, उसमें सारा चीज आउटलाइनिंग किया रहता है, ठीक है, ये क्या और कौन सी चीज क्या है और उसकी क्या फंक्शनिंग है, ये सारी चीजें आपका ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल में या फिर आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके मैनुअल में लिखा होता है। सेम चीजें आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए होना चाहिए, उसका एक चार्ट होना चाहिए और एक मैनुअल पूरा क्लियर कट डिटेलिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को पूरा देखेंगे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होना चाहिए और कैसे कैसे वो फंक्शनिंग करेगा, पूरा एकदम सेटअप हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जैसे ही वीडियो ऐड करूँ तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, मुझे शेयर करना ना पड़े, ठीक है। एक वीडियो देखने से आपका कुछ भला नहीं होने वाला, पूरा कोर्स लीजिए, पूरा भाई आप एक पूरा इंजीनियर की तरह काम कीजिए, ठीक है। आपके पास पैसे तो है नहीं कि आप छोटे सा बिजनेस कर रहे हो तो उसमें आप 10 को इंजीनियर को रख लो, इंजीनियर 40-50 हज़ार 60 हज़ार सैलरी ले लेगा आपका, और अगर पढ़ा लिखा सही में क्वालिफाइड तो लाखों रुपया सैलरी लेगा महीने का। तो इस चीज़ को आप खुद ही सीखिए और खुद ही इसको इंप्लीमेंट कीजिए और अपने बिजनेस को थोड़ा सा ग्रो कराइए, नेशनल लेवल पे ले जाइए, और ताकि आपके प्रोडक्ट्स बाहर सप्लाई हो, देश के बाहर जाए, चाइना में आपके प्रोडक्ट जाए, चाइना से इंडिया में प्रोडक्ट ना आए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए, बहुत ही मेहनत लगता है इस एक वीडियो को बनाने में, समय लगता है, तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। मेरा जो इच्छा है, जो चाहत के से मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि लोगों को अधिक से अधिक फायदा हो, तो वो लोगों तक पहुंचेगा नहीं तो फायदा कैसे होगा। तो आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि लोगों तक पहुंचाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर जरूर कीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू।